सास जैसे ही मेरे कमरे में आई मैं तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि वह इतनी सख्त थी कि उनके सामने ना हम बैठ सकते थे ना ही लेट सकते थे। कभी कभार तो मुझे उनके इंसान होने पर भी शक होता था, क्योंकि कोई इंसान भी इतनी पाबंदी से वसूलों का ख्याल नहीं करता होगा जितनी पाबंदी से वह इस सब का ध्यान रखती थी। मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। पहले तो सास मुझे कुछ सोचती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। मैं भी सास के पीछे उनके कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही मेरी ननंद भी बैठी हुई थी। सास ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद ही दरवाजे की कुंडी लगाकर बिस्तर पर आ बैठी। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। शक हो रहा था कि मेरे खिलाफ ये दोनों माँ बेटी साजिश बनाकर खड़ी है। मगर यह तो तभी पता चलता जब सास कुछ कहती, मगर वह तो बस चुपचाप मुझे देखने में लगी हुई थी। आखिर मुझे खुद ही पूछना पड़ा, जी अम्मा सब ठीक है ना? जिस पर मेरी सास ने सांस ली और कहने लगी, तुम सुहानी को पसंद करती हो ना? सुहानी मेरी ननंद का नाम था। मैंने उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, तो इसे नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सास ने हुंकार भरा, अच्छा तो तुम इसके लिए क्या कर सकती हो? मतलब इसकी शादी जानती हो ना नहीं हो रही है, तो तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हूँ कई सालों से आप कोशिश कर रही है, मगर कहीं बात नहीं बन रही है। तो अगर आप चाहती कि सुहानी के लिए रिश्ता मैं देखूँ, तो मैं अपने मिलने जुलने वालों में बात करूँगी। यह साल जल्दी ही हमारी सुहानी की भी शादी हो जाएंगी। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, इतना ज़्यादा काम नहीं करवाना तुमसे, बस एक काम कर दो तो सारी उम्र का एहसान होगा तुम्हारा हम पर। फिर मैंने कहा, जी बताइए क्या काम है मुझसे? जहाँ तक मुमकिन होगा ज़रूर करूँगी। सुहानी के लिए एक रिश्ता आया है, मगर शर्त है कि उसकी सास वह चाहती है कि बड़े बेटी की शादी तुमसे हो जाए और फिर वह छोटे लड़के की शादी सुहानी से करवा लेंगे। सास ने जितनी आसानी से यह बात कही थी, मुझे सुनने में परेशानी हो रही थी। फिर मैंने जोर आवाज़ में कहा, क्या कह रही है आप? मेरी शादी तो? सास ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी शादी? मगर मैं तो आपकी बहू हूँ ना। मेरी शादी तो आपके बेटे विकास से पहले ही हो चुकी है, फिर आप कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकती है? तो सास गुस्से में बोलने लगी, आराम से बैठो, अपने बेटे से शादी भी मैंने तुम्हारी करवाई थी, इसलिए मैंने ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहूँगी वही होगा। बस रात को तुम्हारी शादी है, तुम्हें हर सूरत उस बंदे से शादी करनी होगी। फिर कल को वह सुहानी के लिए बारात लेकर आएगा तो हम उसको खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन अम्मा, मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। देखो बहू, मेरे सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वैसा ही होगा और तुम्हारे पति को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम बस शादी की तैयारी करो। लेकिन अम्मा, मैं आपकी बात मान भी लूँ तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप मुझे मजबूर मत करें। मैं जल्दी ही सुहानी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश कर लूँगी। मैंने तसल्ली से उन्हें समझाना चाहा, मगर सास के सर पर तो अजीब ही भूत सवार था। उन्हें अपनी बेटी की शादी दिखाई दे रही थी, मगर मेरा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात कि वह इतनी समझदार होने के बावजूद मेरा निगाह पर निगाह कराने की बात कर रही थी, जो कि किसी तौर पर भी सही बात नहीं थी। सास ने मेरा हाथ थामा और अपने कमरे में खुलते स्टोर रूम के दरवाजे को धकेलकर मुझे अंदर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी भी लगा दी और बोलने लगी, अब शाम को निकालूं? अगर राजी हो गई तो ठीक है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सास इतना बोलकर चुप कर गई। जबकि मैंने अपनी ननंद की धीमी आवाज़ सुनी। वह उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। यह सब ठीक नहीं है, भाभी को ऐसे बंद मत करे। मगर उसे लंबे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ भी गूंजी, जो सास ने सुहानी को लगाया था। सुहानी, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगी। इतना बोलने के बाद कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। मैं काफ़ी देर दीवार से लगकर रोती रही। पहले तो कमरे का दरवाज़ा बहुत पीटा, मगर मुझे यकीन था कि बाहर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए चुपचाप किसी मौजूदा का इंतजार करने लगी। आखिर मैं जब थक हार गई, कोई रोशनी नज़र नहीं आई, तो वहीं दीवार के साथ सर लगाकर आंखें मूंद ली। लेकिन कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे अपने बाजू पर एक मजबूत सी चीज़ महसूस हुई, तो मैंने चौंक कर आंखें खोली, मगर सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझे बेचैन होते देख फौरन से बोली कि अभी 3 घंटे बाद तुम्हारा शादी है, और बोलने लगी, खबरदार, जो तुमने कोई हंगामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बगैर कोई नाटक किए बिना फटाफट से तैयार हो जाओ। मैं उनकी बात सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई।
नहीं अम्मा, मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी। मेरे पति कहाँ हैं? अगर आपको मेरी शादी करना है तो उनके सामने करें। मैं अचानक से डटकर खड़ी हो गई, मगर मेरी सास को तो मेरी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तुम्हारी बहन की अभी शादी हुई है ना? क्या नाम है उसका? पूनम है ना? उसी की शादी थी ना पिछले महीने? यह वही पूनम है ना जो घर से भाग गई थी, फिर इसने छुपकर शादी कर लिया और अपने पति से तलाक लेकर वापस आई, तो तुम्हारे घर वालों ने यह कहकर शादी करवाया कि बेचारी का पति मर गया है ना। उस वक्त मुझे अपनी सास किसी जेलर से कम नहीं लग रही थी। मैं जो समझती थी कि मेरी बहन की करतूत सारी दुनिया से छुप गई है, तो मैं सरासर गलत थी। हम घर वाले गलत थे, क्योंकि हम अपने तौर पर समझ बैठे थे कि सब कुछ छुपा लिया है, मगर जिनको इससे फ़ायदा हासिल करना था उन्हें छोटी से छोटी बात का अंदाज़ा था, जिनमें से एक मेरी सास भी शामिल थी। एक एक मिनट में ही उन्होंने मेरी बहन और मेरे होश उड़ा दिए थे। अब आगे कुआ पीछे खाई वाली बात मुझ पर बैठती थी। अगर दूसरी शादी करती तब भी फंसती थी, और अगर नहीं करती तब भी नुकसान मेरा ही था। मैं अपनी सोच में ही गुम थी, जब सास की आवाज़ दोबारा से कानों में पड़ी। अब तुम शादी के लिए तैयार हो रही हो, या मैं तुम्हारी बहन के ससुराल जाकर उसकी तलाक की तैयारी करवाऊं? मैंने बहुत से आंसू हल्के में उतारे, गर्दन झुका दी, जिसका मतलब था कि मैं इस शादी पर सहमत हूँ। यह मेरे लिए पाप हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी बहन के घर में कोई संकट नहीं आने दिया, और जो कुछ भी उसने किया उसने अपने आप के लिए किया, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने परिवार के लिए तकलीफ का कारण बनूं। इसलिए चुपचाप पास पड़े कीमती कपड़े और जेवरात उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। मैं बाहर आई तो सास के कमरे में ही ननंद के साथ पार्लर वाली खड़ी थी। ननंद जल्दी से आगे बढ़कर और बोली, अभी आपको यह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, मगर वह मेरी नहीं सुन रही। और भाई का भी फ़ोन बंद है, कल से वह घर भी नहीं लौटे। आप मत तैयार हो, मेरे लिए सब मत करे। मुझे अपने ननंद की एक एक बात पर यकीन था, और यह भी यकीन था कि जो वह बोल रही है सच बोल रही है। यह सिर्फ सास की साजिश है। मगर अब बात ननंद के चाहने या ना चाहने की नहीं थी, बात मेरी बहन पूनम की थी, जिसका घर मेरे हाँ या ना जैसे एक छोटी सी बात पर लटका था। मैंने धीरे से सर हिला दिया और कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बस यही मेरी किस्मत है। अब देखो ये किस्मत का खेल मुझे कहाँ ले जाता है। चलो, अगर एक मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा घर तो बच जाएगा, मेरी बहन का घर तो सलामत रहेगा। इसलिए मुझे कुर्बानी देने दो, खुद पर बोझ मत समझो। तुम दोनों मेरे लिए बहन की हैसियत रखती हो, इसलिए तुम दोनों को ही तकलीफ में नहीं देख सकती। यह बोलते हुए मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मैं चेहरा साफ करके पार्लर वाली से बोलने लगी, अच्छा सा मेकअप करना, मेरा आंसू कोई ना देख सके। पार्लर वाली ने 2 घंटे की मेहनत के बाद ऐसा सजा सवार दिया, मैं कुछ पल तो अपने आप को आईने में देखकर चुप रह गई। मैं इस कदर हसीन थी, इस बात का अंदाज़ा पहले तो था, मगर अब जाकर पूरी तरह से हुआ था। तैयार होने के बाद मैं वही कमरे में बैठ गई। जब बाहर शोर बुलंद हुआ, दूल्हे वाले आ गए, मगर उनकी ओर से ज़्यादा लोग नहीं थे, बस दूल्हा था और 2-4 रिश्तेदार। मेरी दूसरी बारात कुल 2 गाड़ियों पर आई थी, और मैं कमरे में बैठी सोच रही थी, जिंदगी ऐसा मजाक भी करती है क्या, किसी के साथ जो मेरे साथ हो रहा था। उस वक्त मुझे वह लम्हे याद आए जब मैं पहली मर्तबा दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल हुई थी। हम 3 बहनें ही थे, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पिता एक बस के ड्राइवर थे। वह बस भी उनकी नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ चलाने के लिए रखा गया था, जिसकी पापा को तनख्वाह मिलती थी। मेरे पापा ने सख्ती से मना कर रखा था कि वह कोई भी कमाने वाला काम नहीं करेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी आमदनी कम हो या ज़्यादा, तुम लोगों को इसी में गुजारा करना पड़ेगा। इतना बेगैरत नहीं हूँ कि औरतों की कमाई पर पलूँ। सो हमारे घर में यह वसूल सख्ती से लागू होता था कि कोई लड़की नहीं कमाएंगी। लेकिन पापा ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया भी था, यह नहीं कि लड़की नाम पर हमें हमेशा घर पे बैठाया था। पापा ने जहाँ तक जिसका दिल किया उसे पूरी तरह से पढ़ाया। मैंने एजुकेशन की हुई थी, मेरी मंझली वाली बहन ने बीए और सबसे छोटी वाली ने इंटर पास की थी। एजुकेशन करते ही मैंने बोल दिया कि मुझे और नहीं पढ़ना। सो मम्मी पापा किसी ने भी मुझ पर जोर नहीं दिया और मुझे और पढ़ाना नहीं चाहा। उन्होंने मेरे फैसले की कदर की। फिर मम्मी ने पूछा कि अब बताओ क्या करना है, पढ़ाई तो कर चुकी हो। मैंने कपड़े सिलाई का बोल दिया। उसकी इजाज़त भी पापा ने इस बात पर दी कि मैं कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा नहीं चलाऊंगी।
मैंने एक रोज़ पापा से पूछा कि आप क्यों नहीं मम्मी या हमें कमाने देते? अगर हम कमाने लग जाए तो घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जिस पर पापा मुझे प्यार देते हुए बोले कि अगर मैं तुम लोगों से कमाई करवाऊँ तो कल को जिस घर में भी जाऊंगी उन्होंने भी तुमसे कमाई ही करवानी है। वहाँ फिर तुम मना नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जवाब में यह ताना सुनने को मिलेगा कि मायके में तो बड़ा कमाती थी और अब ससुराल में बैठकर खा रही है, यहाँ भी कमाओ। बेटा तुम ही लोग मेरी जान हो, मैं तुम लोगों को ऐसे दूसरों के लिए दुख नहीं दे सकता। जब तक मुझ में ताकत है मैं अपने मुताबिक कमा कर दे सकता हूँ, लेकिन बाद ही में देखी जाएंगी। अभी तुम तीनों सिर्फ अपने शौक पूरे करो और जो दिल चाहे खुलकर करो। उस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिताजी बहुत दिलदार आदमी है, सो मैंने कपड़े सिलाई करना सीख लिया। उसके बाद कढ़ाई की भी क्लास ले लिया, यानी मैं खाली नहीं बैठी, हुनर पर हुनर सीख रही। फिर पापा एक रोज़ मुझे पास बैठा कर कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बाद 2 बहनें और भी बैठी है, तो मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें ज़माने की इतनी समझ थी कि पढ़े लिखे बाप भी अपनी औलाद से ऐसे पेश नहीं आते थे जितने अच्छे से वो हमसे बात करते थे। मैंने पापा के फैसले पर सर झुका दिया। वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही थी, तो फिर देर किस बात की करती। सो मेरे लिए रोज़ नए नए रिश्ते आने लगे। हम सिर्फ चाय का ही इंतज़ाम करते थे। किसी को हम पसंद आ जाते तो कोई मेरे पापा को पसंद नहीं आते थे। वह मेरे लिए शायद किसी शहजादे की तलाश में थे, मगर शहजादे हर किसी को नहीं मिलते। ऐसे एक रोज़ अचानक पापा का एक्सीडेंट हो गया और वह हमारे बीच में नहीं रहे। यह बात हम तीनों बहनों और मेरी अम्मी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पापा ही तो थे जो हम सबका सहारा थे। हमारे पास वो पापा ही नहीं बल्कि दोस्त भी थे। ऐसे में उनके चले जाना हमारे लिए बहुत सी मुश्किल हालात पैदा कर गए। लेकिन फिर मेरे पास जो हुनर था, मेरी मम्मी भी कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती, मेरी मंझली वाली बहन भी ट्यूशन वगैरह लेती, सो हम सब औरतों ने मिलकर ही घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। कम मिलता या ज़्यादा हम इज्जत से बैठकर अपने घर में कमाने वाले हो गए थे। इसी कमाई से हमारे घर में 2 वक्त का खाना बनने लगा। पापा के जाने की वजह से ही मेरी मंझली बहन ने पढ़ाई रोक दी। उस वक्त छोटी बहन पूनम 12वीं में थी, मगर उसे पढ़ना वह अपनी पढ़ाई नहीं रोकना चाहती थी। सो मम्मी ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी हर ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दी, और जहाँ हम 5 घंटे काम करते थे वहाँ 8 घंटे काम करने लगे। पापा की यही ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए, उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। सो इसी तरह पापा की मौत को 6 माह गुजर गए। घर भी सही चल रहा था, मगर इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मम्मी ने बहुत मना किया कि अभी उनके पिताजी को दुनिया से गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मैं कैसे रिश्ता तय कर दूंगी। मगर मेरी सास की जिद जो भी है, हमें यही रिश्ता चाहिए, चाहे आप दहेज बिल्कुल भी ना दे, 2 जोड़े कपड़े भी ना दे, मगर मुझे आपकी ही लड़की से अपने बेटे की शादी करनी है। और आखिर उनकी इस जोरदार जीत का नतीजा यह निकला कि अगले ही माह मेरी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर यहाँ चली आई। वहाँ आते ही मेरी ज़िंदगी का मुश्किल दौर शुरू हो गया। मेरी सास निहायत ही सख्त औरत थी, सो मैं हमेशा उनके बनाए कानून के मुताबिक चलने की कोशिश में रहती, मगर फिर भी कभी उन्हें खुश नहीं कर पाई। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर मेरी फूटी किस्मत, मैं उन्हें जितना खुश करने की कोशिश करती वो उतना ज़्यादा ही नाराज़ हो जाती। विकास यानी कि मेरा पति मुझे सपोर्ट करते थे, मगर वह जब काम पर जाते तो मुझे सास के ताने सुनने से कोई नहीं रोक सकता था। विकास को अगर मैं अपनी सास की शिकायत लगाती तो वह नरम लहजे में कहते, यार सब्र करो, बर्दाश्त करो, अम्मा हमेशा तो नहीं रहेंगी, हमारी जितनी ज़िंदगी है उन्हें खुश कर दो ताकि वह इस दुनिया से अपनी औलाद के हाथों खपा होकर ना जाए। मुझे अपने शौहर की बात भी मन तक लगती थी, सो मैं हमेशा उनकी हर एक बात को नज़रअंदाज कर जाती। लेकिन यहाँ मेरी गलती थी, मुझे पहले दिन से ही अपने हक के लिए डट जाना चाहिए था। लेकिन शादी के 3 साल बाद भी मेरी औलाद नहीं हुई तो मेरी पोजीशन पूरे ससुराल के सामने बड़ी शर्मिंदगी सी हो गई थी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करती, मगर सास मुझे बांझ होने का ताना मार देती, जिससे मैं अपने आप में ही कट कर रह जाती। मगर मेरे पति विकास हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते कि नहीं, एक दिन हमारी औलाद ज़रूर होगी, देखना, तुम बस अभी हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन एक दिन तुमसे सब लोग खुश होंगे और तुम अपने बच्चों की भी अपनी जैसी अच्छी परवरिश करूँगी। विकास की बात तो मुझे कुछ ही पल तो सुकून देती थी, लेकिन फिर बाद में सास कोई ऐसी वैसी बात छेड़ देती
जो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होती। लेकिन मैं अपनी सास की एहसानमंद थी, जिसने बगैर दहेज के मुझे अपने बेटे की बीवी बनाई थी। यही सोचकर मैं अपनी हिम्मत से बढ़कर खिदमत करती थी। लेकिन उन्हें शायद इज्जत और खिदमत रास नहीं आई, तभी मेरे साथ यह कुछ कर दिया। मेरी ननंद सुहानी बहुत मोटी थी और एक नंबर की पेटू, और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हंसती मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाते रहती। उसने एक दिन लड़की का एक शौक भी था, उसको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो भले ही खाने पीने की शौकीन थी, लेकिन खूब मन से वह खाना बनाती और सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को ही खिलाती। वो खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती, टीवी रेडियो पर भी खाना बनाने वाले प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती, और उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। लेकिन उसके मोटे होने की वजह से मेरी सास हमेशा उसकी शादी के लिए परेशान रहा करती थी। एक रोज़ सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अपनी कोई अच्छी अच्छी 2-4 तस्वीरें ला दो। मैंने वजह पूछती तो पहले सास ने कहा कि अपनी तस्वीरें ला दो, यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सो उनकी बात मानते हुए मैंने अपनी 3-4 तस्वीरें उन्हें दे दी। जिस पर सास बोली कि तुम जानती हो ना सुहानी, कहीं पर भी रिश्ता और नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यह दुनिया सीधे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? सास को उसी वक्त होश आया कि मैं भी उनके कमरे में मौजूद हूँ, जिस पर वह गुस्से से बोली, अभी इसी वक्त कमरे से जाओ और उतना ही काम किया करो जितना करने को बोला जाए। आइंदा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। मैं कंधे उचकाकर वापस आ गई। कुछ दिन तो इस बारे में सोचा था, आखिर सास ने तस्वीर क्यों मंगवाई, मगर फिर 3-4 दिनों में यह बात मुझे भूल भाल गई। लेकिन मैंने एक बात साफ महसूस की थी कि मेरी ननंद मुझे जब देखती थी मुझसे बात करने चली आती थी। उसके अंदाज और तेवर से लगता था वह मुझसे कोई अहम बात करना चाहती है, मगर मेरी सास की निगाहें चील की माने न थी। वह जैसे ही सुहानी को मेरे करीब देखती झट से उसे कामों में लगा देती, और अक्सर तो उस बेचारी को डांट पड़ जाती, क्यों तुम उसके पास जाती हो जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मगर सुहानी बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी। एक रोज़ सास ने बुलाया और कहा, सुहानी से दूर रहा करो। उस रोज़ मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि अम्मा, क्या हो जाता है अगर सुहानी मेरे पास कुछ घड़ियाँ रुक जाए तो? उसे अपनी बहन की तरह चाहती हूँ और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। इस बात पर सास मुस्कुराकर बोली कि अपनी बच्ची को तुमसे नहीं, तुम्हारे मनुष्य साये से दूर रखती हूँ। तुम्हारी तो औलाद नहीं है, कल को मेरी बच्ची पर भी कहीं अपना साया छोड़ ना दो, और यह भी फिर ससुराल में बैठी ताने खाती रहेंगी। वह पूरी रात मैं रोती रही। विकास की रात को आँख खुली तो उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हूँ? मैं बताना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरे जज्बात जवाब दे गया था। सो उन्हें सब कुछ बता दिया। विकास ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा, ऐसे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और अम्मा की बातों का असर भी कम हो जाएगा। अगले रोज ही मैं 1 हफ्ते के लिए मायके आ गई, मगर वहाँ एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन पूनम, जो बहुत पढ़ लिख गई थी, वह घर से भाग गई थी। उसने अपनी ही यूनिवर्सिटी का कोई लड़का पसंद आ गया था। सो उसने हमारी इज्जत लिहाज किसी चीज़ की को नहीं देखा और अपने चंद कपड़े लेकर यूनिवर्सिटी से ही भाग गई। हम औरतें थी कहाँ तक पीछा करती। रो धोकर चुप हो गए। मैंने यह बात विकास को भी नहीं बताई। उसके भागने के 1 हफ्ते बाद पूनम ने फ़ोन कर दिया कि उसके लिए परेशानी ना ली जाए। वह अपने घर में बहुत खुश है, मगर वह लाख कुछ कहे, जो परेशानी हमें मिल चुकी थी और जो मिलनी थी वह तो हमें उठानी ही पड़नी थी। सो इस बदनामी की घुट को के हलक से नीचे उतार लिया। लेकिन 1 माह बाद ही पूनम रोती धोती वापस मायके आ गई। जिस लड़के से उसने शादी की थी उसकी खानदान में पहले से ही शादी हो चुकी थी, और अब जब पूनम को पता चला, उसे तलाक लेकर घर आ गई। हम जहाँ परेशान थे वहीं खैर मनाए कि चलो जो हुआ, बच्ची घर तो वापस आ गई ना। अब मम्मी ने दोनों बहनों के रिश्ते देखने के बाद एक साथ ही शादी कर दी। पूनम के मुताबिक यही बताया गया कि वो विधवा है। सो उसकी शादी में थोड़ी मुश्किल हुई, मगर हो गई। अब कहीं जाकर मेरी माँ ने सुकून की सांस भरी थी। विकास को कंपनी के जानिब से 4 दिन के लिए टूर पर जाना था। सो रात को वह टूर पर गए थे और अगले दिन ही सास मेरी शादी करवाने को तैयार बैठी थी। इस सब में मुझे पायल यानी कि मेरी ननंद से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लड़की अपने जानिब से बिल्कुल सही है।
उसने हर लम्हे मेरा साथ दिया था, बल्कि मेरे भागने का बंदोबस्त भी किया था, मगर मेरे लिए तमाम राहें मुश्किल थी। मैं चाहकर भी भाग नहीं सकी थी। सो अब बस एक ही हल था कि मैं सास के जुल्म बर्दाश्त करूं या मर जाऊं। लेकिन मेरे लिए पहला ऑप्शन बेहतर था। मरने के बाद भी ना जाने इन मुसीबत से छुटकारा मिलता या बढ़ जाता। सो मैं चुपचाप तैयार होकर कमरे में बैठी थी जब दरवाज़ा हल्का सा बचा और मेरी सास आई और बोली, देखो बहू, तुमने अगर ना की तो अंजाम की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। इतनी धमकी देकर वो वापस चली गई। कुछ देर बाद पंडित जी आए और मेरी शादी का मंत्र पढ़ने लगे। चंद मिनटों बाद मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी, जबकि मैं पुतले जैसी बैठी थी और मेरी नंद की आंखों में आंसू तैर रहे थे। लेकिन अब क्या था, कौन सा कोई चमत्कार होना था। निगाह के फौरन बाद ही हल्ला बोल उठा और मेरी विदाई हो गई। सास मुझे बार बार गले से चिपका कर चूम रही थी, साथ ही सबको कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और यह भी किसी को नहीं बताई कि यह लड़की मेरी बहू है। या झूठ की भी हद होती है, मैंने दिल में सोचा। विदाई के वक्त मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मगर मुझे सुहानी यानी कि मेरी ननद कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। मैं भी फत्तर दिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थे, मैं चाहूँ भी तो बयान नहीं कर सकती थी। मेरी सास ने गुड़िया समझकर मुझे ब्याह दिया था। मुझे उस वक्त बहुत रोना आ रहा था, मगर खुद पर मुश्किल से काबू करके बैठी थी। रह रहकर अपने पति का ख्याल दिल को सता रहा था। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी, या जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे सचमुच में ही छोड़ देंगे। मैं यही सोचती रही कि उन्हें क्या कहूँगी, वह तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन मजबूरी थी। मैंने उन्हें फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। अगर मेरी ननद की शादी नहीं हो रही, वह मोटी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अगर मुझे ऐसी बर्बाद करके मेरी सास विदा करेंगी तो क्या उसकी बच्ची खुश रह पाएंगी? यही बात बार बार मेरे दिल को सता रही थी। खैर, मेरे दिल में जितना कुछ भी चल रहा हो, मैं कह नहीं सकती थी, सो चुपचाप बैठी रही। लेकिन कयामत तो मुझ पर तब टूटी जब आधे रास्ते में हमारी गाड़ी को पुलिस वालों ने घेर लिया था। मेरा दूसरा शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे अपनी हिरासत में लेते हुए वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। वहाँ जाकर सास को भी गिरफ्तार कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और किसने बताया। सास गिरफ्तार होने के बाद कस्में खा रही थी, यह मेरी बहू नहीं है, इसने मेरे बेटे से तलाक ले ली है, भले मेरी बेटी सुहानी से पूछ ले। मगर कयामत तो तब टूटी जब मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ होने वाले जुल्म की रिपोर्ट सुहानी ने ही दर्ज करवाई है। उसने गवाही दी कि मेरी माँ ने सिर्फ पैसे और मेरी शादी के बंदोबस्त के लिए मेरी भाभी की शादी करवाई है और मेरे रिश्ते के लिए भाभी की तस्वीर भेजी। उस लड़के ने शर्त रखी कि उसकी शादी मुझसे होगी तो अपने छोटे भाई की शादी सुहानी से करवा दूंगी। इसी बीच मेरे पति विकास को भी फ़ोन करके बुलाया गया और जब उन्हें हकीकत का मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी माँ की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वह औरत उनकी माँ हो ही नहीं सकती थी, जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे की खुशियाँ तक कुर्बान कर डाले। मैंने विकास को बहुत बताने की कोशिश की कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मगर उन्होंने मेरी कोई बात सुनने से इनकार कर दिया और बोले, मुझे तुम कोई सफाई नहीं दूंगी, मुझे तुम पर यकीन है, बस अब मैं और तुम खुशी से रहेंगे। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया तुमने मेरी माँ के हाथों। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल कर एकदम से खुशहाल हो गई और हमने सुहानी यानी मेरी ननद की शादी भी एक अच्छी जगह पर करा दी। तो बोलते हैं ना दोस्तों, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है। उसी तरह मेरी ननद अच्छी थी, इसलिए भले उसकी शादी देरी से हुई लेकिन बहुत अच्छे परिवार में हुई, और मेरी सास ने गलत रास्ते का सहारा लिया, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।